अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम फार्माकोलॉजी चैप्टर 1 के दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो पहला एमसीक्यूज है, विच प्रोसेस इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ ड्रग फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू ब्लड स्ट्रीम। किस प्रोसेस में ड्रग जो है वो ट्रांसफर होती है अपनी साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड स्ट्रीम के अंदर। तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एब्जॉर्प्शन का। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं कि सपोज एक पेशेंट ने टैबलेट ली है, तो टैबलेट सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है, वहां से एब्जॉर्ब होकर फिर ब्लड में चली जाती है। तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एब्जॉर्प्शन का। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच टाइप ऑफ डिफ्यूजन रेफर टू पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल अलोंग अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो इस एमसीक्यूज को डिस्कस करने से पहले आप ये समझ लें कि डिफ्यूजन की दो टाइप्स हैं, पैसिव एंड एक्टिव। पैसिव डिफ्यूजन में ड्रग जो है वो ज़्यादा मिकदार से कम की तरफ जाती है एनर्जी को इस्तेमाल किए बगैर, और एक्टिव डिफ्यूजन में या एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ड्रग जो है वो कम से ज़्यादा की तरफ जाती है एनर्जी को इस्तेमाल करके। तो यहाँ पे जो पूछा हुआ है उसमें यही पूछा हुआ है कि ड्रग जो है वो ज़्यादा से कम मिकदार की तरफ पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए जाती है। इस अमल को हम क्या नाम देंगे? पैसिव डिफ्यूजन का नाम देंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ। अब मैंने पहले बताया आपको कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी चाहिए होती है, तो किस फॉर्म में चाहिए होती है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी मींस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जो आपके सेल को एनर्जी रिक्वायर होती है वो एटीपी की फॉर्म में होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच प्रोसेस इन्वॉल्व इनगल्फिंग ऑफ ड्रग ऑफ लार्ज साइज इनटू सेल बाय वेसिकल फॉर्मेशन। तो लार्ज साइज मॉलिक्यूल जो है ना वो याद रखें पैसिव या एक्टिव ट्रांसपोर्ट से सेल के अंदर या बाहर नहीं जा सकते। तो उसके लिए फिर एक स्पेशल प्रोसेस है कि इनगल्फिंग वाला, कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो मॉलिक्यूल को इनगल्फ करती है और वेसिकल बना के सेल के अंदर लेके जाती है। तो सेल के अंदर ले जाना कहलाता है एंडोसाइटोसिस। तो इसमें एंडो मीन्स इनसाइड और साइटोसिस मीन्स सेल। मॉलिक्यूल का या लार्ज मॉलिक्यूल का सेल के अंदर जाना, वेसिकल बना के, उसको हम एंडोसाइटोसिस का नाम देंगे। ऑप्शन ए आएगा इसमें। नेक्स्ट है, एक्सोसाइटोसिस इन ड्रग एब्जॉर्प्शन रेफर टू। एक्सो मीन बाहर, साइटोसिस मीन सेल। तो सेल के बाहर ड्रग का जाना जो है वो क्या कहलाएगा? रिलीज ऑफ ड्रग वेसिकल फ्रॉम वेसिकल इनटू एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। ड्रग का वेसिकल से निकल के सेल के बाहर स्पेस में जाना क्या कहलाता है? एक्सोसाइटोसिस। प्रोसेस बाय विच अ ड्रग रिवर्सिबली लीव्स द ब्लड स्ट्रीम एंड एंटर द टिश्यू इज कॉल्ड। ऐसा प्रोसेस जिसमें ड्रग जो है वो रिवर्सिबली लीव करती है ब्लड स्ट्रीम से और टिश्यू में चली जाती है, उस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन का। तो रिवर्सिबली का मतलब है कि ड्रग जो है वो ब्लड टिश्यू में तो जाएगी लेकिन वापस दोबारा टिश्यू से ब्लड में भी आएगी, ठीक है ना। तो इस अमल को क्या बोलते हैं? हम डिस्ट्रीब्यूशन बोल देते हैं। The rate of blood flow to tissue capillaries varies due to। टिश्यू कैपिलरीज से ब्लड फ्लो का रेट जो है वो तब्दील क्यों होता रहता है? क्योंकि हमें पता है कि देयर इज एन अनइक्वल परफ्यूजन डिपेंडिंग ऑन वेस्कुलरिटी। तो परफ्यूजन मुख्तलिफ है, मतलब कि जो कैपिलरीज ब्रेन में है वहाँ पे उनमें गैप्स कम हैं, जो कैपिलरीज ऐसे ही किडनी में है या लिवर में है उनमें गैप्स ज़्यादा है। तो कैपिलरीज में गैप्स की बेस पे ना फ्लो रेट पे इफेक्ट आता है। तो इसका ऑप्शन बी आएगा कि अनइक्वल परफ्यूजन डिपेंडिंग ऑन वेस्कुलरिटी। वेस्कुलरिटी का मतलब ब्लड वेसल्स, परफ्यूजन मीन के मॉलिक्यूल्स का पास होना। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच टिश्यू हैज़ कंटिन्यूअस कैपिलरीज विद नो स्लिट जंक्शन। देखो कैपिलरीज की ना मेनली तीन टाइप्स हैं, कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस होती हैं और साइनोसॉइडल होती हैं। तो कंटिन्यूस कैपिलरीज के अंदर ना कैपिलरीज के दरमियान कोई भी गैप्स नहीं होते। तो ब्रेन की जो कैपिलरीज है वो कंटिन्यूस होती हैं, क्योंकि ब्रेन के अंदर जो है ना हमें हर सब्सटेंस को एंटर नहीं होने देना होता, और अगर गैप्स होंगे तो हर ड्रग ही, हर सब्सटेंस ब्रेन के अंदर एंटर हो जाएगा। तो इसीलिए ब्रेन की कैपिलरीज में गैप नहीं होते, इसीलिए हर ड्रग जो है वो ब्रेन के अंदर एंटर नहीं हो पाती। तो ऑप्शन बी आएगा इसमें। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, प्लाज्मा प्रोटीन मेनली बाइंड ड्रग थ्रू। ड्रग जो है वो कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन के साथ मेनली बाइंड होती है? तो आपके प्लाज्मा के अंदर एल्ब्यूमिन प्रोटीन है जो कि बाइंडिंग प्रोटीन कहलाती है, ड्रग को अपने साथ बाइंड करती है। तो उसमें ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, हाईली प्रोटीन बाउंड ड्रग आर। वो ड्रग जो प्रोटीन के साथ बहुत ज़्यादा बाउंड हो जाती हैं उनका क्या असर होता है? फिर स्लो इन डिस्ट्रीब्यूशन, वो डिस्ट्रीब्यूट भी स्लो होती हैं और एलिमिनेट भी स्लो होती है, मतलब जिस्म के अंदर रिसेप्टर तक भी आहिस्ता आहिस्ता जाती हैं
और बॉडी से बाहर भी आहिस्ता आहिस्ता निकलती हैं, जिसकी वजह से उनका इफेक्ट भी लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो ऐसी ड्रग जिनकी प्रोटीन बॉन्डिंग ज़्यादा होती है वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट देती हैं, मतलब कि दिन में एक दफ़ा यूज़ करनी होती हैं, ठीक है, मतलब लंबे अरसे के लिए उनका इफेक्ट चलता रहता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज कैलकुलेटेड यूजिंग। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो उसका फॉर्मूला है डोज डिवाइडेड बाय प्लाज्मा कंसंट्रेशन। तो इस फॉर्मूले के ज़रिए आप वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। एमसीक्यूज नंबर 12 है, विच ऑर्गन इज द मेजर साइट फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म। कौन सा ऑर्गन जो है वो मेन साइट है ड्रग की ब्रेक डाउन के लिए, ड्रग के मेटाबॉलिज्म के लिए। तो याद रखें लीवर जो है वो मेन ऑर्गन है ड्रग मेटाबॉलिज्म के लिए, और बाकी सब्सटेंसेस की मेटाबॉलिज्म भी मेनली जो है वो लीवर में होती है। फेज 1 रिएक्शन, लीवर में अपना 2 किस्म के रिएक्शन होते हैं, फेज 1 भी होता है और फेज 2 भी होता है। तो फेज 1 रिएक्शन जो मेटाबॉलिज्म का है उसमें कौन कौन से प्रोसेसेस हो सकते हैं, तो याद रहे कि उसमें ऑक्सीडेशन भी है, रिडक्शन भी है और हाइड्रोलाइसिस भी है। तो ये तीनों प्रोसेस जो है वो फेज 1 में होते हैं। और फेज 1 के बाद कुछ ड्रग्स जो है वो फेज 2 में भी जाती हैं। तो फेज 2 में कौन से रिएक्शन होते हैं, फेज 2 में कंजुगेशन रिएक्शन होते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए आएगा। एमसीक्यूज नंबर 15 है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अकर मेनली इन द। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की एक टाइप है जिसमें ड्रग जो है वो काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाती है अपने रिसेप्टर में जाने से पहले ही। तो उसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है वो लीवर में होता है, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच इज़ नॉट अ मेजर रूट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन। ड्रग को बॉडी से बाहर निकालने का मेजर रूट कौन सा नहीं है, तो किडनी से भी ड्रग मेनली निकल रही होती है, कुछ ड्रग जो है वो लीवर से मेटाबोलाइज होकर उसके बाद किडनी या फीसिस के जरिए निकल रही होती है, और कुछ ड्रग जो है वो लंग्स के जरिए भी निकल रही होती है। तो ये तीनों रूट है, लेकिन बोन मैरो जो है वो मेजर रूट नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन एक्सक्रीट मेनली। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन जो है वो किन सब्सटेंसेस को, किन ड्रग्स को आसानी से जो है वो बॉडी से बाहर निकाल देती है, तो ऐसी ड्रग जो वाटर सोलुबल हो और पोलर हो, वो ड्रग्स जो हैं आसानी से किडनी से या ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन से बॉडी से बाहर निकल जाती हैं। याद रहे कि ऐसी ड्रग्स जो पानी के अंदर सोलुबल होती हैं उनको हम हाइड्रोफिलिक बोलती हैं। तो ड्रग जो है एलिमिनेट होने के लिए उसका हाइड्रोफिलिक होना जो है वो ज़्यादा बेहतर है। लिपोफिलिक ड्रग जो है उसको मुश्किल होती है बॉडी से बाहर निकलने में। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, मॉर्फिन इज एक्सक्रीटेड थ्रू सलाइवा बाय। मॉर्फिन मेनली जो है ना, याद रखें, यूरिन से एलिमिनेट होती है, लेकिन कुछ मॉर्फिन जो है वो सलाइवा से भी एलिमिनेट होती है। तो सलाइवा से किस प्रोसेस के जरिए होगी, बाय द प्रोसेस ऑफ पैसिव डिफ्यूजन, मतलब कि हाई कंसंट्रेशन से लोगों की तरफ विदाउट यूज ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, वोलाटाइल एनेस्थेटिक्स आर प्राइमरली एक्सक्रीटेड थ्रू। वोलाटाइल एनेस्थेटिक जो है वो मेनली कहाँ से बॉडी से एलिमिनेट होते हैं, तो लंग्स के ज़रिए होते हैं। वोलाटाइल का मतलब बुखारात बनने वाले, तो ये लंग्स के ज़रिए आप सांस जब निकालते हैं तो आपकी बॉडी से एलिमिनेट हो जाती हैं। एमसीक्यूज नंबर 20 है, स्वेट, टीयर एंड ब्रेस्ट मिल्क आर कंसिडर्ड। पसीना, आंसू और ब्रेस्ट मिल्क जो हैं वो कौन से रूट हैं एक्सक्रीशन के, तो वो मेजर रूट नहीं है, याद रहे ये माइनर रूट है, मतलब कि बहुत कम ड्रग जो है वो इन रूट से बॉडी से बाहर निकल रही होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, फार्माकोडायनामिक्स डील्स विद। फार्माकोडायनामिक्स में हम किस चीज़ को स्टडी कर रहे होते हैं, हम इसमें देखते हैं कि ड्रग जो है वो बॉडी के साथ क्या कर रही है। ऑप्शन बी आएगा, व्हाट ड्रग डज टू अ बॉडी। ड्रग बॉडी के साथ क्या कर रही है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड फार्माकोलॉजिकल रिसेप्टर। फार्माकोलॉजिकल रिसेप्टर इसमें से कौन कौन से हैं, तो ऑप्शन बी है, एंजाइम्स एंड स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स जो हैं ये दोनों फार्माकोलॉजिकल रिसेप्टर्स में आएंगे। तो याद रहे कि रिसेप्टर्स जो है ना मेनली फार्माकोलॉजी में 4 टाइप के होते हैं, तो आगे एमसीक्यूज भी उनके रिलेटेड आएंगे तो उसमें हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखें ये भी रिसेप्टर की आगे टाइप है, लाइगेंड रिलेटेड आयन चैनल रिसेप्टर्स कंट्रोल। तो नाम से ही जाहिर है कि आयंस को कंट्रोल करेंगे, ये फ्लो ऑफ आयंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है सेल के अंदर आयंस का जाना या सेल के बाहर आयंस का जाना, वो जो रिसेप्टर कंट्रोल कर रहे होते हैं उनको हम बोलते हैं लाइगेंड रिलेटेड आयन चैनल्स। नेक्स्ट एमसीक्यू है, गाबा एंड निकोटिनिक रिसेप्टर्स आर एग्जांपल ऑफ। गाबा और निकोटिनिक रिसेप्टर किन रिसेप्टर की एग्जांपल्स हैं, तो याद रहे कि ये भी क्या है, लाइगेंड रिलेटेड आयन चैनल रिसेप्टर्स की एग्जांपल हैं।
अगली टाइप रिसेप्टर की है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर मीडिएट रिस्पॉन्स थ्रू। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर जो है ना वो अपना रिस्पॉन्स कैसे मीडिएट कर रहे होते हैं, तो अपना रिस्पॉन्स जो है ना सेकेंडरी मैसेंजर के जरिए जो है वो रेगुलेट करते हैं। इसमें क्या होता है कि ड्रग जो है जैसे रिसेप्टर के साथ बाइंड होती है तो रिसेप्टर आगे ना सेकेंडरी मैसेंजर को जो है वो एक्टिवेट करते हैं, जो कि अपना जो है मैसेज लेके जाता है और सेल के अंदर जो भी तब्दीली करनी होती है ड्रग के रिस्पॉन्स, ड्रग के जो है वो स्टिमुलस की वजह से वो आगे फिर तब्दीली होती है। तो वो सब्सटेंस जो आगे मैसेज लेके जाता है या फिर स्टिमुलस लेके जाता है वो सेकेंडरी मैसेंजर कहलाता है, सेकंड मैसेंजर। ऑप्शन बी आएगा इसमें। नेक्स्ट एमसीक्यू होता है एंजाइम लिंक रिसेप्टर। ये रिसेप्टर की टाइप ही है, यूजुअली इफेक्ट। तो एंजाइम लिंक रिसेप्टर जो है वो किसको इफेक्ट कर रहे होते हैं, साइटोसोलिक एंजाइमेटिक एक्टिविटी। साइटोसोल का मतलब होता है सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसको साइटोसोल भी हम कहते हैं। तो साइटोसोल के अंदर जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम लिंक रिसेप्टर जो है वो उनको इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो चौथी टाइप रिसेप्टर की है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स आर एक्टिवेटेड मेनली बाय इंट्रासेलुलर। इंट्रा मीन इनसाइड, सेलुलर मीन सेल। सेल के अंदर जो रिसेप्टर होते हैं वो कैसे एक्टिवेट होते हैं, तो देखो वो लिपोफिलिक ड्रग की मदद से एक्टिवेट होते हैं, क्योंकि ड्रग को सेल के अंदर दाखिल होने के लिए लिपोफिलिक होना ज़रूरी है। मतलब कि लिपोफिलिक ड्रग जो है वो आसानी से सेल में दाखिल हो जाती है। तो अगर ड्रग लिपोफिलिक होगी वो सेल में जाएगी, सेल के अंदर रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगी और अपना रिस्पॉन्स पैदा करेगी। तो देखें हमने इन एमसीक्यूज में चारों रिसेप्टर की टाइप की हैं। पहली टाइप कौन सी थी, लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स। दूसरी टाइप कौन सी थी, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स थी। तीसरी टाइप थी एंजाइम लिंक रिसेप्टर और चौथी टाइप कौन सी है, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच रिसेप्टर आर लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। देखो सेल के अंदर न्यूक्लियस भी है, साइटोप्लाज्म भी है, तो कौन से रिसेप्टर होंगे, अभी हमने डिस्कस किया कि इंट्रा मीन इनसाइड, सेलुलर मीन सेल। सेल के अंदर जो रिसेप्टर होते हैं उनको हम इंट्रासेलुलर रिसेप्टर कहते हैं। ऑप्शन सी आएगा इसमें। एमसीक्यूज 29 है एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग थ्रू ब्रेस्ट मिल्क इज इम्पोर्टेंट बिकॉज। जो ड्रग ब्रेस्ट मिल्क से एक्सक्रीट आउट होती हैं वो उनको जानना क्यों ज़रूरी है या उनकी एक्सक्रीशन को स्टडी करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वो बच्चे जो दूध पीते हैं उनके अंदर वो ड्रग जा सकती है। तो इट कैन अफेक्ट इन्फेंट। इन्फेंट होता है दूध पीते बच्चे, तो इन्फेंट के अंदर जो है वो ड्रग जा सकती है और उनके अंदर भी असर कर सकती है। द एफिशिएंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन डिपेंड्स अपॉन। एब्जॉर्प्शन जो है उसकी एफिशिएंसी, कितनी ड्रग एब्जॉर्ब होनी है, वो किस पर डिपेंड कर रही है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे, कि ड्रग को आपने किस रास्ते से दिया है, इंजेक्शन की फॉर्म में दिया है या टैबलेट की फॉर्म में दिया है। ठीक है।